ये जो पूरा रेंज है, पूरा सह्याद्री का माउंटेन रेंज है, ये डांगी गोवंश जो है वो पहाड़ों पे पूरी जहाँ से उनको घास मिलती है वहाँ पे वो चर सकते हैं। और उनका जो बसेरा है, यानी कि जो नीचे गांव दिख रहा है दूर, वहाँ पे गांव में वो किसान जो है या गौपालक है वो अपना गोवंश वो गांव में रखते हैं। और मैदानी इलाकों में भी वो गोवंश है वो चर सकता है, और ये पहाड़ों पे चर सकता है, इसीलिए डांगी गोवंश को इतना महत्व है। हमारी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र का जो सबसे टफ पॉइंट है, हिल स्टेशन कळसुबाई, जो शिखर है सबसे ऊंचा, और ये कळसुबाई की तरफ जाने का रास्ता है। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग संगमनेर कळसुबाई शिखर, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर, समुद्र सपाटीपासून उंची 1646 मीटर। वंदे मातरम, जय गौ माता। दोस्तों, क्या सच क्या झूठ, हमारे इस यूट्यूब सफर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा विषय चल रहा है काउ स्टडी। देशी गोवंश जो है अपना भारतीय गोवंश, उसके ऊपर हम आप फिलहाल काम कर रहे हैं। अभी इस एपिसोड में हम स्पेशली अभी तक डांगी गोवंश के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत प्रिय गोवंश है डांगी। जैसे हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये डांगी का जोन शुरू होता है जहाँ से डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, आज का वो उसको डांग नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता आह्वा डिस्ट्रिक्ट। तो आह्वा से त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, घोटी, राजूर, और ये सामने दिख रहा है आपको, ये डैम है अंग्रेजों के ज़माने में बनाया हुआ भंडारदरा डैम। पहले जो डैम बनाए जाते थे वो शीशा, गुड़ और चूना उसको मिलाकर बनाया जाता था। ये है अंग्रेजों के डैम। कुछ साल पहले अंग्रेजों ने इंग्लैंड से हमें लेटर लिख के बोला था कि इसका जो गारंटी है वो अभी खत्म हो चुका है, आप इसका हमारा जिम्मेदारी नहीं, आप भारत सरकार इसका जिम्मेदारी ले। तो हमारा जो अभी वीडियो का जो सिलसिला चल रहा है, हम लोग शूटिंग जल्दी नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं ये तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तो बात ये है कि ये भंडारदरा डैम के हम यहाँ से आगे अभी निकल रहे हैं राजूर के लिए, जहाँ हम जाके कवर करने वाले हैं जो गांव है वो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का। उसके यहाँ पे अकोले तालुका है, उसके अंदर आता है राजूर गांव। तो राजूर जो है वो डांगी का कैपिटल माना जाता है। अभी हम चलेंगे भंडारदरा का ये डैम कवर करके आगे रंधा फॉल जो है उसके आगे फिर राजूर आएगा। फिर हम राजूर की तरफ चलते हैं, वहां पे कवर करेंगे डांगी गोमाता की प्रदर्शनी। चलते हैं। साथ में अभी किरण जी लामटे सर है, आमदार है ये अभी महाराष्ट्र के अकोले जो इलाका है ये डांगी का, यहाँ के आमदार है। तो क्या कहना चाहेंगे सर जी आप डांगी गोवंश जो है उसके बारे में, के बारे में? अभी देखो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, भारतवर्ष में हम डांगी गोवंश का जो जतन करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला इधर बढ़ता है, इसको हम प्रदर्शन बोलते हैं डांगी जानवर का। तो ये सब गोवंश का इधर मेला भरता है। मतलब राजूर जो है वो कैपिटल है, कैपिटल है डांगी जानवर का इधर। ये जो डांगी जानवर है ये इधर का जो इलाका है, सह्याद्री का जो पट्टा है, वहाँ ही मिलता है, बाकी जगह ये डांगी जानवर मिलता नहीं। ये जो है इधर की गाय है, जो बैल है हमारा, उसको जो चैंपियन बोलते वड़ू, तो वो उसका इधर निवड प्रक्रिया होती है, उसका नंबर निकालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा नंबर निकलता है। और काफी सारे लोग आते हैं इधर पूरा महाराष्ट्र से, और वो जो भी डांगी वो गोवंश का खरीदी बिक्री होता है इधर, वो जो बैल है, गाय है, इनका सबका खरीदी बिक्री इधर होता है। और ये सब जानवर है ये जो इधर स्पर्धा के लिए आते हैं,
उनको बच्चे जैसे पालते हैं वैसा ये जानवर को हम लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं। और इसको जैसा पहलवान रहता है वो अखाड़े में जाता है, तो ये तो जैसा अखाड़ा है ऐसा इधर आते हैं। मतलब यहाँ पे इनको मोटिवेशन मिलता है। एक बार जरूर इधर आना चाहिए कि राजूर जो महाराष्ट्र में नगर जिला है, नगर जिला में अकोले तालुका और अकोले तालुका का राजूर एक गांव है, वहाँ ये सब सेंटर प्लेस है। इधर सब ये डांगी जानवर का प्रदर्शन भरता है। इधर काफ़ी सारे आप देखते हैं, बहुत बड़ा मेला है, आदिवासी लोग बाकी सारे लोग इधर आते हैं। ये बरस में एक बार तो जरूर ये मेले को आना चाहिए। ये मेला कब रहता है? दत्त जयंती का उत्सव रहता है, उसके बाद जो रविवार सोमवार आता है उस टाइम ये मेला रहता है। किसी को आना है कभी, अभी इस साल कोई आएगा नहीं आएगा, अगले साल आना है, तो ये टाइम दत्त जयंती के बाद में रविवार सोमवार रहता है, तब ये मेला रहता है। और ये ग्राम पंचायत इधर के सरपंच उप सरपंच गांव के सब नागरिक मिलके ये मेला भराते हैं। और बिल्कुल अच्छा आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा कंट्रोलर नहीं है, लेकिन सब इधर आनंद से प्यार से सब ये उत्सव मना रहे हैं। बरोबर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इगतपुरी में एक सेंटर भी है जो डांगी गोवंश के लिए काम करता है इगतपुरी में। वहाँ पे एक सेपरेट आयुक्त है और वहाँ पे भी ये काम अच्छा चलता है। तो क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अभी क्या आप देख लो कि भारत देश में ये जो सह्याद्री का ही पट्टा है, इगतपुरी सह्याद्री के उधर मुंबई वाली साइड से, और ये ही पट्टा है, इधर ये गोवंश मिलता है। और इधर क्या होता है, ज्यादा बरसात होती है तो दूसरी जो जानवर है तुम्हारे गिर गाय कि इधर वाला जर्सी वो नहीं रह पाते, तो ये वंश ही इस क्लाइमेट के लिए बना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार को ये बताना चाहता तो कि इधर अपना मोटिवेशन के लिए इन लोगों को खुराक के लिए कुछ देना चाहिए। जो बरसात के दिन कभी कभी क्या होता है, चारा नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, क्यों ये पालने वाले लोग ये सामान्य लोग, असामान्य लोग नहीं, सादे सादे किसान है और ये गरीब किसान ये सब पालते। और इसके लिए अगर आपने कुछ गवर्नमेंट की ओर से दे दिया तो ये और बढ़ेगा। और इसका खासियत क्या है कि आप देखो, आप अगर जर्सी का दूध लेंगे पी लेंगे, उसका जर्सी का ताक दही जो भी है दूध, तो ये इसको क्या जो बोलते क्वालिटी नहीं रहती, क्वालिटी नहीं, उससे बीमारियां आती है। जो भी इंजेक्शन डोज देते हैं वो सब उसके एक्सट्रैक्ट वो दूध में आता है। इसके बारे में वैसा नहीं, इनको तो इंजेक्शन लगता ही नहीं। तो ये अभी देख लो कि जो भी कोरोना की इतनी सारी बीमारी थी उसके बाद लंपी आ गया जानवर में, लेकिन इधर देखो कि इधर बिल्कुल जो भी ये गांव की जानवर है कि डांगी जानवर, उनमें कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हो गया। इधर दुनिया बनती इसलिए हमारा 3 साल प्रदर्शन बंद था, नहीं तो ऐसा तो कुछ इधर दिक्कत ही नहीं। दिक्कत नहीं जी। डांगी वंश के बारे में कहने सुनने को और चर्चा करने को बहुत सारा सब्जेक्ट और बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन सर जी आपने समय निकाल के हमारे चैनल पे जो डांगी गोवंश के बारे में शॉर्ट में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप महाराष्ट्र में नया साल है जी 2024 की सबको बहुत सारी शुभेच्छा। और हम ये सब मेरे को ये खातरी है कि आप महाराष्ट्र में, देश में और प्रदेश में भी आपके चैनल के माध्यम से ये सब जाएगा और जरूर लोग आएंगे। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी इधर लक्ष्य देगा, ख्याल रखेगा और इसको और प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। जय गौ माता। अभी हम इतनी देर से यहाँ पे जो डांगी प्रदर्शनी में उपस्थित है, डांगी गोपालन का जो चैंपियन है, उसका हम अभी सिलेक्शन के लिए रुके हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे कौन चैंपियन बनता है। अभी इसके बाद ये अभी गोमाता का सिलेक्शन हो रहा है, उसके बाद में अभी जो राजौर का चैंपियन है उसका सिलेक्शन होगा, उसके लिए अभी वेट करते हैं। प्रदर्शनाचा चॅम्पियन ऑफ द शो भाऊसाहेब कचरू भोसले, धामणी तालुका इगतपुरी यांच्या 4 जातीवर मिळालेला आहे आणि चॅम्पियन ऑफ द शो भाऊसाहेब कचरू भोसले चैंपियन है राजौर का भाऊसाहेब कचरू भोसले का, धामणी का चैंपियन ऑफ द ईयर पूर्ण झालेली आहे। 2024 का ये चैंपियन है। चॅम्पियन जे या ठिकाणी आलेले आहे, राउंड आ रहा है इसका, याचा सत्कार करावा।
अभी हमारा ये जो राजौर का जो डांगी गोवंश का जो चैंपियनशिप है, और यहाँ पे जो गोवंश यहाँ पे इकट्ठा हुआ है आदाती से लेकर 6 दांत तक, और गौ माता जो है आंचल उसको बछड़े से लेकर उसका कालवड़ से लेकर सब उसका सिलेक्शन फाइनली कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे राजौर का चैंपियन भी डिक्लेयर हो चुका है। तो इस निवड़ समिति के ऊपर जिन डॉक्टर्स ने काम किया, वेटरनरी डॉक्टर्स ने, उसमें से हमारे वो जो चीफ डॉक्टर है डॉक्टर वागचौरे जी इस निवड़ समिति के बारे में और निवड़ प्रक्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये अभी जो आपने यहाँ पे चयन किया है उसके बारे में हमें ज़रा संक्षिप्त बताइए। अलग अलग एज ग्रुप में मेल्स और फीमेल यानी गाय और बैल के अलग अलग एज के हिसाब से ग्रुप किए जाते हैं और उसमें से अच्छे ब्रीड कैरेक्टर्स, अच्छी हेल्थ कंडीशन, कलर पैटर्न, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया जाता है। इस साल जो चैंपियन ऑफ द शो सिलेक्शन किया जाता है उसमें नासिक जिले के इगतपुरी से, धामनी विलेज से मिस्टर भाऊसाहेब भोसले जी, इनका जो ब्रीडिंग बुल है उसका चैंपियन ऑफ द शो चयन किया गया है। क्या क्राइटेरिया होता है डॉक्टर साहब ये सब चयन प्रक्रिया में? क्या ये जो गोवंश है इसमें ब्रीड कैरेक्टर स्पेशली देखे जाते हैं जिसमें बॉडी कलर, बॉडी बिल्डअप, हाइट, लेंथ, उसके अलावा उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको भी ध्यान में लिया जाता है जी, फोरहेड, हॉर्न पैटर्न, ये सब चीज़ों को इसमें ध्यान में लिया जाता है जी। और जो अल्बिनिज्म के वाइट स्पॉट्स है उसको थोड़ा सा इंफीरियर माना जाता है जिसमें बहुत सारे जानवर रिजेक्ट किए जाते हैं। गोमाता के आंचल पे भी जो आपने अभी डिसीज बताया वो गोमाता के आंचल पे भी दिखाई देता है, उसका दूध के अंदर कुछ प्रभाव होता है क्या? नहीं, उसमें से दूध मिल्क क्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं होता है, बट अल्बिनिज्म को ब्रीड कैरेक्टर में एक इंफीरियर कैरेक्टर माना जाता है, बट उसका प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रोडक्शन पे इफेक्ट? बुल ब्रीडिंग बुल है तो उसका भी प्रोडक्टिविटी या काम करने की जो क्षमता है इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता। कैसा रहा राजौर का आज का ये प्रदर्शन और आपका जो निवड़ प्रक्रिया? पिछले 3 साल से ये राजौर का डांगी जानवर का स्टेट लेवल जो एक्सपो है वो नहीं हो पाया था। 2020 में कोरोना की वजह से, उसके बाद में 2 साल लंपी स्किन डिसीज़ की वजह से ये प्रदर्शन नहीं हो पाया था। तो 3 साल में पहली बार हो रहा है, इसलिए काफ़ी उत्साह पशुपालक भाइयों में दिया है और बहुत सारी संख्या में यह जानवर खरीदी, सेल्स परचेज का भी कामकाज किया जाता है। इस एरिया में स्पेसिफिकली ये जानवर यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो ज़्यादातर पालते हैं और उनके लिए ये एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल जो A1 कैटेगरी मिल्क और A2 कैटेगरी मिल्क, इसका जो सेपरेशन हो रहा है, A2 कैटेगरी मिल्क जो है हमारी स्वास्थ्य के लिए फायदेशीर है और A1 कैटेगरी का जो मिल्क है हमारे लिए हानिकारक है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं ना। वेटरनरी डॉक्टर के हिसाब से आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? जो इंडियन देसी ब्रीड है इनमें A2 मिल्क पाया जाता है। A2 जो प्रोटीन होता है उसके बेसिस पे दूध को A1 A2 में डिवाइड किया जाता है। जो A2 मिल्क है वो भारतीय समाज में ज़्यादातर पॉपुलर होता दिखाई दे रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी बताई उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय गौ माता।